हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए एफ स्वागत करता हूं आपका फेलियर ऑफ स्टार्टअप सीरीज के एपिसोड नंबर 5 में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ग्रोसरी स्टार्टअप के बारे में जिसने $51.2 मिलियन यानी आज की डेट में बात करूं तो लगभग 3700 करोड़ रुपए की फंडिंग उठाई और वो इंडिया का तीसरा सबसे बड़ा ग्रोसरी स्टार्टअप बन चुका था, लेकिन फिर भी फेल हो गया। बात करेंगे पेपर टैप के बारे में, जो कभी इंडिया का तीसरा सबसे बड़ा ग्रोसरी स्टार्टअप था और वो किस वजह से फेल हुआ, क्या उस स्टार्टअप की जर्नी थी, क्या बिजनेस मॉडल था। आज हम इस वीडियो में इन सारी चीजों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं आज का वीडियो। जानते हैं कि स्टार्टअप के फाउंडर कौन थे, स्टार्टअप की जर्नी कैसी थी। यह कहानी शुरू होती है 2014 में गुड़गांव से। नवनीत सिंह और मिलिंद शर्मा इसके फाउंडर्स थे। नवनीत सिंह और मिलिंद शर्मा आईआईएम से पास आउट थे। इन लोगों ने देखा कि इंडिया का जो ग्रोसरी मार्केट है उसमें बहुत ज्यादा हैसल है। हैसल कैसे है कि जब हम ग्रोसरी लेने के लिए किसी स्टोर पे जाते हैं, किसी दुकान पे जाते हैं, तो वहां हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे वहां दुकान पे भीड़ लगी हुई है, प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं है, प्राइस में बड़ा डिफरेंस होता है कि इस दुकान पर प्राइस कुछ और है, इस दुकान पर प्राइस कुछ और है। तो इस तरह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स का इंडिया के ग्रोसरी मार्केट में कस्टमर्स को सामना करना पड़ता है। तो ये एक विजन लेके आए कि हम इंडिया का जो कस्टमर है, जो उसको ग्रोसरी खरीदनी है, उसको इन सारी प्रॉब्लम से छुटकारा दिलाएंगे। इनका एक बहुत ही सिंपल विजन था कि इंडिया का जो ग्रोसरी परचेज करने का एक्सपीरियंस है कस्टमर्स का, उसको बहुत ही बेहतरीन हमें करना है। इस तरह से इस स्टार्टअप की नींव 2014 में गुड़गांव में पड़ी और ये स्टार्टअप शुरू हो गया। इस स्टार्टअप की शुरुआत बहुत ही शानदार रही। इसने फटाफट से अपनी पहचान बना ली और 31 शहरों में इसने अपनी उपस्थिति दर्ज कर दी। ये स्टार्टअप लगभग 20,000 ऑर्डर पर डे रिसीव कर रहा था और उनको प्रोसेस करके डिलीवर कर रहा था। एक साल के भीतर ही इस स्टार्टअप ने अपनी बहुत अच्छी इमेज बना ली और इंडिया के तीसरे सबसे बड़े ग्रोसरी स्टार्टअप के रूप में उभर के सामने आया। स्टार्टअप के शुरू होने के 15 महीने के भीतर ही इन्होंने $51.2 मिलियन की फंडिंग रेज कर ली। इन्होंने जो फंडिंग रेज करी वो सीड फंडिंग में 4 राउंड में, सीरीज ए फंडिंग के राउंड में 1 राउंड में और सीरीज बी में 2 राउंड में इन्होंने फंडिंग रेज की। सितंबर 2015 में कंपनी ने खुद को आगरा, मेरठ जैसे शहरों से समेटना शुरू कर दिया। इन्होंने टीयर 3 जो सिटीज थे उनमें एक एनालिसिस करी, उनमें जाना कि इनका जो स्टार्टअप है वो टीयर 3 सिटीज में प्रॉफिटेबल निकल के नहीं आ रहा, तो इन्होंने वहां से अपने को समेटना शुरू कर दिया। अब इनका जो फोकस था वो टीयर 1 और टीयर 2 सिटीज पर था। सितंबर 2015 के बाद फरवरी 2016 में इन्होंने 10 मेजर सिटीज से खुद को हटाना शुरू कर दिया, जिनमें मेजर सिटीज थे मुंबई, कोलकाता और चेन्नई जैसे बड़े शहर भी शामिल थे। इसके साथ ही इन्होंने लगभग 400 एम्प्लॉयज को जॉब से हटा दिया। इनके स्टार्टअप में लगभग 2,500 के करीब एम्प्लॉय काम करते थे, जिसमें से 400 एम्प्लॉयज को इन्होंने जॉब से हटा दिया। अब इनका जो फोकस था दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, गाजियाबाद जैसे शहरों पर था, जहां से इनका 70% रेवेन्यू आता था। फाइनली अप्रैल 2016 में पेपर टैप ने अनाउंस कर दिया कि वो अपना स्टार्टअप क्लोज करने जा रहे हैं, कि वो अपनी जर्नी को यहीं समाप्त करने जा रहे हैं। इस तरह से एक स्टार्टअप का अंत हुआ जो कभी तीसरी सबसे बड़ी ग्रोसरी कंपनी हुआ करती थी। अब जानते हैं इसके बिजनेस मॉडल में कि इसका बिजनेस मॉडल क्या था, किस तरह से इस स्टार्टअप ने अपने बिजनेस मॉडल को डिजाइन किया। पेपर टैप एक ऐप बेस्ड लोकल हाइपर मार्केट था जो ग्रोसरी और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की सप्लाई करता था ऑन डिमांड। जब कस्टमर मांगे तभी ये सप्लाई करते थे। इन्होंने नो इन्वेंट्री मॉडल पर काम किया, अर्थात ये किसी भी आइटम की कोई भी इन्वेंट्री नहीं रखते थे, ये 0 इन्वेंट्री पर काम करते थे। अब इनका मॉडल क्या था कि ये वेंडर्स को, जो जैसे ग्रोसरी स्टोर्स हो गए, फ्रूट एंड वेजिटेबल सप्लायर्स हो गए, उनको अपने ऐप पर एनरोल करते थे और साथ ही साथ कस्टमर्स को एनरोल करते थे जो इनसे खरीदना चाहते हैं। यानी कि ये वेंडर्स और कस्टमर्स के बीच एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म का काम कर रहे थे। कस्टमर इनके प्लेटफॉर्म पर यानी ऐप पे आता था और वो ऑर्डर करता था। उस ऑर्डर के बेस पर ये
वेंडर्स जो इनके थे, ग्रोसरी जो सप्लाई करते थे या फ्रूट्स और वेजिटेबल जो सप्लाई करते थे, उनसे माल लेते थे और कस्टमर्स को डिलीवर कर देते थे। बेसिकली अगर आप देखोगे तो इनका जो मॉडल था वो वेंडर्स और कस्टमर्स को आपस में कनेक्ट कर रहा था। उसके बदले में ये वेंडर्स एक कमीशन चार्ज करते थे जो मिनिमम फीस के रूप में ये लेते थे। अभी तक हमने जाना स्टार्टअप की जर्नी के बारे में, स्टार्टअप के बिजनेस मॉडल के बारे में। अब जानते हैं कि ये स्टार्टअप फेल क्यों हुआ, ऐसा क्या रीजन था जिसकी वजह से इतने बड़े स्टार्टअप को फेल होना पड़ा। सबसे पहला रीजन था इसका फेल होने का, वो थी टेक्नोलॉजी। इस स्टार्टअप की जो टेक्नोलॉजी थी वो अच्छी नहीं थी। ये जो ऐप था इनका वो कस्टमर्स के लिए तो बहुत ही फ्रेंडली था, कस्टमर्स को वो ऐप बहुत पसंद आया, लेकिन जो इनके वेंडर्स थे, जो सप्लायर्स थे, ग्रोसरी स्टोर और फ्रूट वेजिटेबल वाले, उनके लिए ये ऐप अच्छा नहीं था। उनको इसमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। जैसे अगर उन्होंने कोई आइटम अपना स्टोर से अपलोड किया है तो वो आइटम इनकी शॉपिंग लिस्ट में नहीं दिखाता था, या इनके जो शॉपकीपर्स थे, जो वेंडर्स थे, वो अपने आइटम को लिस्ट ही नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। तो इनका जो टेक्नोलॉजी थी वो उतनी अच्छी नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी। इस स्टार्टअप के फेल होने का जो दूसरा रीजन था वो था कि बिना किसी प्रॉपर स्केल के ये बहुत ही जल्दी ग्रो कर गया। ये स्टार्टअप इतनी तेजी के साथ ग्रो किया कि 1 साल के भीतर ही ये तीसरा सबसे बड़ा ग्रोसरी स्टार्टअप बन गया। यानी कि ये इतनी जल्दी अपने अंदर स्किल डेवलप नहीं कर पाया जिससे कि ये अपनी चीजों को बेटर कर सके। इनके को फाउंडर नवनीत जी ने एक बार एक्सेप्ट किया था कि ये इंडिया में फैलने के चक्कर में बहुत सारे वेंडर्स को, सेलर्स को अपने साथ जोड़ लिया, लेकिन उसके अकॉर्डिंग इनका जो प्लेटफॉर्म है वो अपने आप को स्केल नहीं कर पाया। जो प्रोडक्ट और प्रोडक्टिविटी थी इनके ऐप की वो उस हिसाब से स्केल नहीं कर पाई। तीसरा रीजन अनसस्टेनेबल कैश बर्न। इसका जो फेल होने का तीसरा सबसे बड़ा रीजन था वो था डिस्काउंट और ऑफर्स में कैश को बर्न करना, कि ये हैवी डिस्काउंट और ऑफर दे रहे थे कस्टमर्स को, जिसकी वजह से इनके कैश फ्लो पर बहुत ही इंपैक्ट पड़ रहा था और इनका कैश फ्लो नेगेटिव जाना शुरू हो गया था। उस समय पर ई कॉमर्स इंडिया में एक ऐसा ब्रांड बन गया था कि ये जो लोकल शॉपकीपर्स हैं, जो वेंडर्स हैं, उनसे सस्ता माल प्रोवाइड कराता है। ई कॉमर्स ऑपरेटर्स को अपने प्लेटफॉर्म पर कस्टमर्स को लाने के लिए हैवी डिस्काउंट और स्कीमें देनी पड़ रही थी, जिसकी वजह से इन लोगों के ऊपर बहुत ही हैवी बर्डन पड़ रहा था और अंत में जाके ये स्टार्टअप फेल हो गया। अगला जो रीजन था वो था नो इन्वेंट्री मॉडल। इस स्टार्टअप का जो मॉडल था वो नो इन्वेंट्री मॉडल था, अर्थात ये स्टार्टअप कोई भी इन्वेंट्री नहीं रखता था, जीरो इन्वेंट्री पर काम कर रहा था। इसका रिजल्ट ये था कि ये 100% अपने वेंडर्स और सप्लायर्स पर डिपेंड था। वो जिस क्वालिटी का माल देते थे वही क्वालिटी का माल इनको सप्लाई करना पड़ रहा था। दूसरा, ये अपने वेंडर्स को एमआरपी पर पेमेंट कर रहे थे और उसके एवज में ये उनसे थोड़ा सा कमीशन ले रहे थे, जिससे कि ये प्रोडक्ट की डिलीवरी कर पाए। तो ये उस कमीशन से अपने डिस्काउंट, ऑफर्स, डिलीवरी के कॉस्ट, प्लेटफॉर्म की कॉस्ट नहीं निकाल पा रहे थे और इन्वेंट्री न होने की वजह से लो क्वालिटी के प्रोडक्ट भी कस्टमर्स को डिलीवर कर रहे थे, जिसकी वजह से इनकी इमेज खराब हो रही थी। अगला जो इनका रीजन था वो था डिफिकल्टी इन रेजिंग फंड। यानी कि स्टार्टअप को 2015 में जो वेंचर कैपिटलिस्ट थे दोनों हाथों से फंडिंग दे रहे थे। 2015 स्टार्टअप के लिए बहुत अच्छा था, लेकिन 2016 बिल्कुल इसके विपरीत था। यानी कि वेंचर कैपिटलिस्ट बहुत ही कंजूसी से स्टार्टअप को फंडिंग दे रहे थे, जिसकी वजह से 2016 में ये फंडिंग रेज नहीं कर पाए और इनका जो कैश फ्लो था वो नेगेटिव था और फंडिंग कहीं से इनको मिली नहीं। इसके कारण इनको स्टार्टअप बंद करना पड़ा। ये तो था पेपर टैप के फेल होने के रीजन। अब जानते हैं कि ये खुद को कैसे फेल होने से बचा सकता था और हमने क्या लर्निंग ली इस स्टार्टअप के फेलियर से। पेपर टैप को जल्दी से जल्दी ज्यादा कस्टमर अक्वायर करने की जगह खुद को प्रॉफिटेबल मॉडल में लेके आना चाहिए था। ये केवल पेपर टैप के लिए नहीं, हमारे स्टार्टअप के लिए भी बहुत जरूरी है। यानी कोई भी स्टार्टअप हो उसके लिए बहुत जरूरी है कि वो अपने को एक्सपेंड करने से पहले खुद को प्रॉफिटेबल मॉडल में लेके आए, जिससे कि वो इतना प्रॉफिट अर्न कर पाए कि खुद को सस्टेन कर सके, खुद को खड़ा रख सके। ये लोग डिस्काउंट ऑफर्स में कैश बंद करते जा रहे थे, उनका जो मॉडल था वो ये प्रॉफिटेबल नहीं कर पाए, इसकी वजह से ये फेल हो गए। अगर ये अपने मॉडल को प्रॉफिटेबल कर लेते तो ये खुद को फेल होने से बचा सकते थे। दूसरा, इनको अपनी मार्केटिंग के साथ साथ ही अपनी टेक्नोलॉजी पर भी ध्यान देना चाहिए था। इनके जो वेंडर्स थे, जो ग्रोसरी स्टोर्स वाले थे, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल वाले थे, उनको बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा था इनके ऐप पर अपने प्रोडक्ट लिस्ट करने में। या तो वो प्रोडक्ट लिस्ट नहीं होते थे, अगर लिस्ट हो जाते तो बहुत से आइटम इनके कैटलॉग में दिखाई नहीं देते थे।
इसलिए इनके वेंडर्स को बहुत सारी समस्या का सामना करना पड़ रहा था। इनको अपनी टेक्नोलॉजी पर खासकर ध्यान देना चाहिए था। अगर आप भी एक स्टार्टअप ओनर हो तो आपको भी ध्यान देना चाहिए कि आपकी जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही स्मूथ होनी चाहिए और यूजर फ्रेंडली होनी चाहिए। ये नो इन्वेंट्री मॉडल पर काम कर रहे थे, जिसकी वजह से इनको क्या समस्या आ रही थी कि जो कस्टमर ऑर्डर करता था वो या तो जो आइटम थे वो लो क्वालिटी के डिलीवर कर रहे थे या कुछ आइटम ऐसे थे ये डिलीवर नहीं कर पा रहे थे। इसकी वजह से इनको काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा था। नो इन्वेंट्री मॉडल की वजह अगर ये इन्वेंट्री मॉडल में शिफ्ट करते, जैसे कि इनके बाकी जो कॉम्पिटिटर्स थे वो इन्वेंट्री मॉडल पर काम कर रहे थे, लेकिन इन्होंने खुद को इन्वेंट्री मॉडल पर शिफ्ट नहीं किया। जब आप बिजनेस में होते हो तो आपके बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स भी होते हैं। अगर हमारे किसी कॉम्पिटिटर का बिजनेस मॉडल अच्छा है जिसमें से हम कुछ अडॉप्ट कर सकते हैं तो वो हमको अडॉप्ट कर लेना चाहिए, उसमें किसी तरह की हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। जैसे कि इनके कॉम्पिटिटर जो थे वो इन्वेंट्री मॉडल पर काम कर रहे थे, जैसे बिग बास्केट, ग्रोफर्स वगैरह, लेकिन ये खुद को इन्वेंट्री मॉडल पर लेके नहीं आए, जिसकी वजह से इन्हें उनके कंपैरिजन में ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी और एंड में आके इनको स्टार्टअप बंद करना पड़ा। तो ये थी पेपर टैप की स्टोरी, जो कभी इंडिया का तीसरा सबसे बड़ा ग्रोसरी ब्रांड बना और एंड में आके फेल हो गया। हमने इसके फाउंडर्स के बारे में जाना, इसकी जर्नी के बारे में जाना, इसके बिजनेस मॉडल के बारे में जाना, क्या रीजन थे जिसकी वजह से फेल हुआ और क्या ये अडॉप्ट कर सकता था जिसकी वजह से खुद को फेल होने से बचा सकता था। इन सारी चीजों पर हमने चर्चा करी। आपको ये स्टोरी कैसी लगी, ये केस स्टडी कैसी लगी, ये हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही साथ हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, जिससे कि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचे, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि जो भी वीडियो हम अपलोड करते हैं वो तुरंत ही आपके पास पहुंच जाए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।